पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दौरान अब तक दोनों ऐवानों में हंगामे जारी हैं। ओपोजिशन और मरकजी हुकूमत कई मसलों पर इल्जाम तराशियां कर रही है। ओपोजिशन पेगासस जासूसी मामला, ज़र क़वानीन के मनसूखे और दीगर मामलों पर घेरने की कोशिश कर रही है और मरकजी सरकार का इल्जाम है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को चलने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल करीब 10 दिन से रोजाना बहस शुरू होती है और दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाती है। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि ओपोजिशन पार्लियामेंट के सेशन को नहीं चलने दे रही है। पीएम मोदी की तरक्याती मिशन को आगे बढ़ने के बजाय ओपोजिशन दूसरे मुद्दों की तरफ मसाइल को डाइवर्ट कर रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जब बात करते हैं सर, संसद का जो मानसून सत्र है वो नहीं चल पा रहा है, सर क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष जिस तरह से मुद्दों पर बातचीत करने के बजाय लगातार अवरोध पैदा करके, गतिरोध पैदा करके जनता और जिन लोगों ने उन्हें चुन करके भेजा है उन सब के विषयों को संसद में विचार हो, देश के सामने खड़ी समस्याओं और चुनौतियों पर हम किस तरह से पार पा सकें उसके ऊपर विचार हो। देश ने जो विकास की यात्रा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी की है, उस यात्रा को हम और अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं, इन सब विषयों पर विचार हो। इसमें अवरोध मैं मानता हूं कि न केवल अलोकतांत्रिक है अपितु राष्ट्र के प्रति अक्षम्य अपराध भी है। सर इसके साथ साथ ज़र क़वानीन के मनसूखे के मुतालबे को लेकर एहतजाज जारी है। आज भी पार्लियामेंट के बाहर पंजाब के अरकान पार्लियामान ने एहतजाज किया और अरकान पार्लियामेंट को गेहूं की बालियां दी। हरसिमरत कौर ने कहा कि ये गेहूं की बालियां इसलिए दी जा रही हैं ताकि लोगों को किसानों का दर्द समझ में आए और किसानों के मसाइल को समझें। देखिए, ये बालियां दिखा के हम किसानों की याद इधर जाने वाले हर एक मंत्री को दिलाना चाहते हैं कि जिनका काम है खेत में इस अन्न को उगा के, आज सुबह आप नाश्ता करके आए हैं, आपका सारा परिवार इस पे पल रहा है, आज वो सड़कों पे बैठा हुआ है, 1 साल हो गया है, 500 मर चुके हैं। आपके ये काले कानून रद्द कराने के लिए, जे ये अन्न है तो हिंदुस्तान जिंदा है, आपके काले कानून जो किसी किसान का भविष्य रद्द कर रहे हैं तो वो कानून रद्द करने चाहिए कि ये किसान की अन्न तो खा सकते हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन ये बालियां का भी अपमान कर रहे हैं। कई मंत्री हैं जो इतने डरे हुए हैं कि अन्न को भी हाथ लगाने से डर रहे हैं। असलियत ये है, आजादी के बाद से और 1952 से पहले चुनाव के बाद ये किसान जो देश को अन्न खिलाता है, जो खाना खिलाता है, उस अन्नदाता को साथ कांग्रेस भी खिलवाड़ करती आई और अब आकर के इस बदले हुए भारत में कुछ उम्मीद जगी है और कुछ बदलाव भी अच्छे हुए हैं, लेकिन ये सरकार भी कांग्रेस के रास्ते पे ही चलती नजर आ रही है। इसीलिए मंत्री जो निकले हुए जा रहे हैं वो इनको पकड़ नहीं रहे हैं कि अगर उनको ले लेंगे तो उन्हें डर है कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। टोक्यो ओलंपिक 2020 के 10वें दिन हिंदुस्तान के लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी आई। आज खवातीन की हॉकी टीम ने तारीख रकम कर दी है। हिंदुस्तानी टीम ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से शिकस्त देकर ओलंपिक की तारीख में पहली बार सेमीफाइनल में रसाई हासिल की है। अब हॉकी में एक और मेडल की उम्मीद जाग गई है। वाज़ेह है, 2016 के रेव ओलंपिक्स में टीम 12वें मकाम पर थी। इसके अलावा 1980 में टीम 4थे नंबर थी, ताहम उस वक्त कोई सेमीफाइनल मैच नहीं था। टॉप 3 टीमों का फैसला पोल मैचों की कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया था। इससे कबल हिंदुस्तानी मर्दों की टीम ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर तमगे की उम्मीद को जिंदा रखा है। पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। पीवी सिंधु की इस कामयाबी पर हर जानिब मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। खुद पीवी सिंधु ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ये उनके लिए सबसे खूबसूरत दिन है। properly because a lot of messages, a lot of compliments, so I kept telling thank you and still a lot more to go. I haven't actually replied to everyone, but I am doing it slowly. So but I'm very so happy, I don't know what to do. No, that's fantastic, but tell me that evening before the final and that night before the final, how did you balance that yo-yo of emotions?
before the bronze medal fight? After the Well, it was definitely a hard thing to do because the before day I lost in the semi-finals, so I was really very sad. I was upset. There were a lot of emotions where whether I should be happy, whether I should be sad, because I'm getting another chance. I have to be happy about it. But when I lost the semi-finals, I was a bit sad because you would have gone to the finals. So it was both ways, but I had to actually keep my emotions with myself and just keep calm and just keep going. And also the next day, the semi-finals, losing semi-finals was in the evening. So the whole day I had to literally be like, okay, when will I play that pressure, that you won that medal for the country. And it's basically like it was definitely like a different level, I would say, because after losing the semi-finals and playing again, I mean it's a different level, and it is really tough because to come out and be much more stronger the next day is a bit tough. But yeah, I think I just thought that even bronze is a medal where it's a one-time opportunity, and I got a second chance. And yeah, my coach also just told me one thing, that there's a difference between bronze and the fourth medal. So I think that actually struck me, and I was like, yes, I need to do well, and I will do my best, because we have worked so hard, like for so many years for this, and we've come so far. So it's time. I mean, the time has come, and we have to prove ourselves. So yeah, I just went with that mindset. पूरे मुल्क के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन, मुल्क के लिए खुशखबरी सामने आई है ओलंपिक से। और हॉकी टीम का जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है टोक्यो ओलंपिक में, वो काफ़ी बेहतरीन और पूरे मुल्क का सर जो फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। हमारे साथ साबिक हॉकी ओलंपियन जलालुद्दीन रिजवी साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। रिजवी साहब, जिस तरह की परफॉर्मेंस और कई सालों बाद इस तरह का जो प्रदर्शन ओलंपिक्स में देखने को मिल रहा है हॉकी टीम की जानिब से, क्या कहेंगे? जी रिजवी साहब। एक बार फिर से रिजवी साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 से हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। हॉकी टीम, चाहे ख़वातीन और मर्दों दोनों की हॉकी टीम ने जो है सेमीफाइनल में जगह बना ली है, और इससे जो है मेडल मिलने की उम्मीदें बरकरार है। और ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि कई सालों बाद इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें तो 1980 में इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। हालांकि तब जो है सेमीफाइनल्स नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद कई अरसे बाद इस तरह की परफॉर्मेंस, और इससे जो है पूरे मुल्क की निगाहें हॉकी टीम पर बनी हुई है। और यही उम्मीद और यही दुआएं की जा रही है कि हॉकी टीम मेडल लेकर आए। मुल्क का नाम रोशन किया है, लेकिन और भी सर फख्र से ऊंचा हो, पूरे जो मुल्क के अवाम है उनका दिल और भी खुश हो जाए। हम एक बार फिर जो है जलालुद्दीन रिजवी साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, फिर से उनसे राब्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जी जलालुद्दीन रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। रिजवी साहब, जिस तरह की परफॉर्मेंस हॉकी टीम ने दिखाई है टोक्यो ओलंपिक में, क्या कहेंगे? तो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में पीवी सिंधु को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की गई और उनके मुस्तकबिल के लिए दुआएं भेजी गईं। The whole house, on my own behalf, please, I congratulate Ms. P.V. Sindhu for winning bronze medal in badminton women's singles event in Olympics Games being held in Tokyo, Japan. With her spectacular performance, Ms. Sindhu has scripted history by becoming the first Indian woman to win 2 Olympic medals, and that too in successive editions. This feat of Sindhu highlights the consistency at international levels that is expected of our sports persons in the international arena. Born in a family of sports persons, Ms. Sindhu took to badminton at a tender age of 12. She, along with her father, used to travel around 120 kilometers daily for training. Personally, known to me, I have been witness to her hard work
perseverance, and sheer dedication towards her passion. It is appropriate to take note of the role of Miss Sindhu's parents and family in her spectacular rise and achievements in badminton that brought her laurels for our country. I wish Miss PV Sindhu success in her future endeavors and hope that she will continue to bring many more laurels to the country. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सैलाब से हालात अबतर होते जा रहे हैं। हुकूमत ने अब एयरफोर्स से मदद मांगी है। शिवपुरी में तेज बारिश के बीच राहत और बचाव का ऑपरेशन जारी है। पार्वती और कोनू नदी में लोग फंसे हुए हैं। अब तक 60 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है। आज मध्य प्रदेश के वज़राला ने एक अहम मीटिंग की, जिसमें शिवपुरी में बारिश से पैदाशुदा हालात पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग के बीच में वज़राला शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी के कलेक्टर से तबादले ख्याल किया। इस बीच वज़राला को महकमे ने प्रेजेंटेशन के जरिए शिवपुरी की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ कराया है। इस मौके पर वज़राला ने वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना को शिवपुरी के हालात पर नजर रखने की हिदायत दी। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मेहताब आलम, शिवपुरी में इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं? मुनज़्ज़र बता दें कि मध्य प्रदेश में महकमा मौसमियात ने जो अलर्ट जारी किया था 3 दिन पहले, उस अलर्ट को बात करें तो रीवा, सीधी और शिवपुरी में सबसे ज्यादा संगीन सूरत हाल है। उसी को लेकर मध्य प्रदेश वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जो है अर्जेंट जो है हंगामी मीटिंग जो है मंत्रालय में बुलाई थी। मीटिंग में ये तय किया गया कि जो है एयरफोर्स की मदद मांगी गई है। कोनू नदी और पार्वती नदी में जो सैलाबी सूरत हाल है उससे लोगों को बचाने के लिए जो है एयरफोर्स की मदद मांगी गई है। SDRF और NDRF की टीमें वहाँ पर काम कर रही है और अब तक जो है 60 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला जा चुका है। तो सिर्फ शिवपुरी ही नहीं बल्कि रीवा में और सीधी में भी जो है सूरत हाल जो है पेचीदा बनी हुई है और हुकूमत की जो है उस पर पैनी नजर बनी हुई है ताकि तमाम लोगों को सैलाबी सूरत हाल से बचाया जा सके। महकमा दाखिला और फिर महकमा मालियात को हिदायत दी गई कि वहाँ पे जो लोग भी फंसे हुए हैं उनको फौरी तौर पर जो है तिब्बी मदद भी दी जाए और उनको राहत और बचाव का जो काम है वो भी जारी रखा जाए। तो सिर्फ यही जो है नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की जो है अगर बात करें तो जो है चंबल डिवीजन, ग्वालियर डिवीजन के साथ साथ जो है छतरपुर और दूसरे जो अजला है वहाँ पर भी बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में भी कल से बारिश हो रही है। इसके साथ साथ जो है कुछ जिलों में जहाँ पर महकमा मौसमियात ने जो है रेड अलर्ट जारी किया है वहीं पर 7 ऐसे जिले हैं जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुनज़्ज़ा बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन राहत और बचाव का काम जारी है। लेकिन क्या कुछ रुकावटें पैदा हो रही है? मज़ीद किस तरह से कोशिश की जाएगी? क्योंकि अब जो है शिवराज सिंह चौहान भी जो है लगातार इस पूरे सूरत हाल पर नज़र बनाए हुए हैं। तो जो रिलीफ और जो लोगों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन है उसको किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है? मुनज़्ज़र तो यहाँ पे बात यह है क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बारिश मुसलसल हो रही है, बारिश और वहाँ पर कोनू और जो है पार्वती नदी के बीच में जो सैलाबी सूरत हाल है वहाँ पे जो गांव है वहाँ पर जो है गाड़ी नहीं पहुँच सकती है। एयरलिफ्ट के जरिए ही वहाँ पर लोगों को बचाया जा सकता है। SDRF और NDRF की टीमें अपना जो है काम कर रही हैं कल से और अब तक 60 लोग जो महफूज निकाला गया उनकी कोशिशों का नतीजा है। और भी लोग जो फंसे हुए हैं उन पर एयरलिफ्ट की ज़रूरत है। इसीलिए हुकूमत मध्य प्रदेश ने एयरफोर्स से मदद मांगी है ताकि उनके जरिए वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको जो है एयरलिफ्ट के जरिए महफूज तरीके से निकाला जा सके। वहाँ पर जो लोग मुतासिर हुए हैं मुतासिरीन की जो है फौरी मदद के लिए, उनके खाने के लिए, उनकी तिब्बी सहूलियात के लिए जो है हुकूमत ने जो है सब कुछ पाबंद कर दिया। शिवपुरी की जिला कलेक्टर से बात हुई है और फिर थोड़ी देर पहले जो है मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने जो बात की उन्होंने बताया कि शिवपुरी के साथ साथ रीवा और सीधी में भी जो है सैलाबी सूरत हाल है तो वहाँ पर भी पैनी नजर रखी हुई है और तमाम लोगों की मदद की जा रही है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मुनज़्ज़ा वहीं पर कितना नुकसान हुआ है, क्या इसका कुछ जायजा लिया गया हो? देखिए अभी तक जो है इसके बारे में कि कहाँ कहाँ पर बारिश से कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर कोई जो है तखमीना अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो है दिग्विजय सिंह के बेटे जबरदस्त सिंह ने जो है किसानों को हुए नुकसान को लेकर जो है 5 अगस्त से 2 रोज़ की जो है पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि किसानों को जो है बारिश की सबब जो नुकसान हुआ है हुकूमत उसको लेकर अभी किसी पैकेज का ऐलान नहीं कर रही है। हुकूमत को पैकेज का ऐलान करना चाहिए और फिर किसानों की बिजली माफ़ी को लेकर जो है वो 2 रोज़ की पदयात्रा निकालेंगे। वहीं पर जो है अगर हुकूमत की हम बात करें तो हुकूमत जो है जयवर्धन सिंह के इकदाम को जो है गलत कह रही है कि इस मौके पर जहां पर लोग परेशान हैं वहां पर मदद करने के बजाय कांग्रेस सियासत कर रही है। तो सियासत के बजाय दोनों को जो है मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए वो लोग जो कोनू नदी और पार्वती नदी में जो शिवपुरी में फंसे उनको भी बचाया जाए और दूसरे इलाके जहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है उनको भी बचाया जा सके। बिल्कुल, मेहताब आलम बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
वहीं दिल्ली में बारिश और यमुना नदी से मुंसलिक डैम से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना के सतह-ए-आब में इजाफा देखा जा रहा है। रोजाना तमन्ना नदी का पानी कई इंच तक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सतही इलाके में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। बड़ी तादाद में लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था, लेकिन बारिश और आंधी की वजह से लोगों को वहां भी राहत नसीब नहीं हो सकी। दिल्ली इंतजामिया कोशिशों में मसरूफ है। सर मेरा कहना यह है कि ये एक्चुअल बात है कि यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, खतरे के निशान से पानी ऊपर पहुँच चुका है। आप देख लो, वो वहाँ पे जमुना का पुल पड़ता है, लोहे का पुल जिसे कहते हैं, ये भी आने जाने वाले पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया, पहले इस घास से पीछे पानी हुआ करता था, अब घास से आगे तक पानी आ चुका, आपके सामने है। और यहाँ पे जितने भी रैन बसेरे वाले लोग हैं, जो भी यहाँ पे जिनकी खेती है, जिनका यहाँ पे घर है, जो ये नर्सरी की देखभाल करते हैं, जमुना के किनारे रहते हैं, उन सबको यहाँ से शिफ्ट करके रोड के किनारे शिफ्ट कर दिया गया। का नुकसान आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पे खेत यहाँ तक हुआ करते थे, यहाँ पे लोग आते थे अपना स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, खेलने कूदने कुश्ती के लिए बच्चे आते हैं, वो भी अब आना बंद हो गया। उनका भी खेत देखिए आप, उसकी जो बाउंड्री है वो कितनी पीछे तक चली गई है, बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। और सर मेरे यहाँ पे काफ़ी टाइम से आना जाना रहा है और मैं पास में ही रहता हूँ, घरों तक पानी पहुँच चुका सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसको देखते हुए अभी तो फिलहाल सरकार ने हमें रोड की साइड शिफ्ट कर दिया गया। तो सवेरे सामान ले गए थे अपना ऊपर, तो जो है ना क्या बोलते हैं, शाम को कह दिया गया कि जिसकी झुग्गी में पानी नहीं है वो अपना झुग्गी के अंदर सामान ले जाओ। अच्छा। और रात भर जो है ना बच्चे वहीं पड़े रहे और सवेरे बारिश चालू हो गई, वो टेंट वेंट जो है ना फट के सब नीचे गिर गया। फिर सवेरे जो है ना गाड़ी करके हमें लेके आना पड़ा वहां से, बच्चे भीग रहे थे पानी में। तो टेंट में सामान ले गए, फिर टेंट में ले जाने के बाद में दिन भर तो वहां पर रहे, रात को रहे, सवेरे बारिश चालू हो गई, बारिश में बच्चे भीग रहे थे वहां से खबर आई, फिर उनको लेके आया मैं वहां से, क्योंकि हमारा कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ था, कुछ वहाँ पड़ा हुआ था। अंदर तक पानी आ गया, झोपड़ी तक। बाकी अभी जो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो गई है। ऊपर भी गए थे, फिर ऊपर से फिर वापस आ गए। रात को टेंट वेंट भी उखड़ गए थे हवा की वजह से, हवा की और बारिश की वजह से शिफ्ट। लेकिन ऊपर भी रात को बारिश हुई। हथनी कुंड बैरेज से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के अंदेशे के मद्देनजर दिल्ली इंतजामिया की जानिब से कोशिशें जारी है। लोगों को अपने सामान बांध कर तैयार रहने की अपील की जा रही है। यमुना किनारे से हटकर लोगों को दूर रहने और ऊंची जगहों पर मुंतकिल होने की हिदायत दी जा रही है। हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद और मानसून की बारिश चलते दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, दिल्ली के गांव से लेकर कॉलोनियों तक में रहने वाले लोग बारिश के पानी से परेशान हैं। और जो लोग निचले इलाके में रहते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से अलर्ट दे दिया गया है कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, तो वो लोग नीचे से ऊपर आ जाएं। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग निचले इलाके में रहते हैं, उन लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं रहने के लिए। और आप देख सकते हैं कि अस्थायी तौर पर वो अपने रहने की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है, पुलिस वाले इन लोगों को आकर कहकर गए हैं कि नीचे से आप लोग ऊपर आ जाएं, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, लगातार पानी हो रहा है। तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग अपने जरूरी कामों पर नहीं जा पा रहे हैं, अपने रहने की चिंता उन्हें सबसे ज्यादा यहाँ पर सता रही है। तो हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग इंतजाम कर रहे हैं अपने रहने का, और कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए, हर साल ऐसे पानी भरता है? हाँ, ऐसे ही आता है पानी। बाढ़ आती है तो क्या करें, अपना यहीं पे आके बसेरा करते हैं। अच्छा। नीचे रहते हैं, नीचे रहने के बाद जो है सो अपना वो करते रहते हैं। तो इस बार पुलिस वाले आए थे आप लोगों को कहने, क्या कह के गए? पुलिस वाले आए थे तो वो कह रहे थे अपने नीचे से ऊपर कर लो। अच्छा। रहने का सुविधा। अच्छा। और फिर चले गए थे वो लोग। अच्छा, तो उन्होंने कहा, फिर आप लोगों ने यहाँ इंतजाम शुरू कर दिया? यहाँ पे इंतजाम करा आपने। तो जब हर साल पानी भरता है तो सरकार की तरफ से कभी कोई मदद मिली? सरकार से आप लोगों ने कभी मदद की गुहार की? ना, कुछ भी ना मिला हमको। आप लोगों ने अपने लोगों मांग की? आप लोगों ने? हाँ, नेता लोग आते हैं तो नहीं कुछ किया। अच्छा। नेता लोग आते हैं, कहने लगते चलो सब हो जाएगा। अच्छा। होने के बाद कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे इनका कहना है कि हर साल इसी तरीके की स्थिति रहती है, नेता आते हैं, कहते हैं कि चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन मानसून जाने के बाद जैसे बारिश चली जाती है वैसे ही नेता भी गायब हो जाते हैं। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। भैया बताइए, आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? अभी तो 1 साल हुआ हम लोगों को। अच्छा, तो पिछले साल भी इसी तरीके के हालात थे? हाँ, हाँ। पिछले साल भी इसी तरह के हाल थे। पिछले साल भी पुलिस वाले आए थे, बोले थे ऊपर डाल लो, तुम्हें कोई होगी फायदा, कुछ मिलेगा सरकार की तरफ से। पिछले साल नहीं कुछ मिला है, अभी भी ऐसे कह के चले गए हैं, अभी भी कुछ नहीं मिला।
बोल रहा है यहाँ डाल लो, तो हम लोग यहाँ डालने लग गए। तो घरों में पानी भर जाता है? और का आप बताइए, आप भी यहीं पे रहती है क्या? यहीं रहती हैं? तो आपने कर लिया इंतजाम ऊपर? कर रहे हैं हमारे ऊपर इंतजाम। अच्छा, तो हर साल ऐसी ही दिक्कत होती है? हर साल ऐसी दिक्कत होती है। बच्चा भी है छोटा, बारिश होती है तो फिर कैसे परेशानी, कितनी परेशानी होती है? इसीलिए बच्चे हैं छोटे छोटे, इसीलिए तो ऊपर इंतजाम कर रहे हैं। बाढ़ आगे कहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में स्कूल 16 अगस्त से खुलने जा रहे हैं। 50% तलबा के साथ स्कूल खोलने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन कोरोना ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करना होगा। तो यूपी में स्कूल खुलने जा रहे हैं, 16 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन 50% ही कैपेसिटी रखी गई है। 50% तलबा के साथ ही स्कूल खोलने की इजाज़त दी गई है। साथ ही कोरोना ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करना होगा, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। तो एमपी छत्तीसगढ़ की तरह यूपी में भी स्कूल खुलने जा रहे हैं। 50% तलबा के साथ स्कूल खोलने की इजाज़त मिल गई है। साथ ही क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स को एक दूसरे से काफ़ी दूर सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखते हुए अरेंजमेंट करना होगा। सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी रहेगा। वहीं लंच ब्रेक में किस तरह से स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से इंतजामात किए जाएंगे, उस पर भी स्कूल्स को तमाम तर इंतजामात करने होंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा, और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तान का हक है।